हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस सेशन में। और लास्ट क्लास में हमने जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेस पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। तो हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पहले का छोटा सा पार्ट रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 2 की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि 3 जो थे मेजर कॉज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के। दैट इज फर्स्ट इज सोशल कॉज, थर्ड सेकंड इज इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। सोशल कॉज मतलब 3 तरीके से क्लास बटी हुई थी सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। उसके अंदर पॉपुलेशन रेशियो जो था वो अनबैलेंस था और उनकी जो लैंड एलोकेशन थी वो अनबैलेंस थी। उसके बाद मिडिल क्लास किस तरीके से ग्रो करा और मिडिल क्लास ग्रो करने के पीछे फिलोसफर्स का कितना बड़ा हाथ था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। और इसको जाना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर था, मतलब क्यों एक तरीके से एक तूफान सा बन रहा था लोगों के मन के अंदर कि अब तो कुछ करके दिखाना है और अब तो करके दिखाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा और मैक्सिमम मार्क्स आप यहीं से गेन कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का दूसरा पार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन का दूसरा पार्ट जो है उसमें हम पहले पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। भाई रिवोल्यूशन हमने पढ़ा बेस था, बेस में 3 क्लास थी, अब क्लास में डिफरेंस था, लेकिन उसका क्या करें हम। भाई जान लिया अब हो गया रिवोल्यूशन? नहीं, रिवोल्यूशन तो अब स्टार्ट हुआ है। तो अपने दिल के अंदर भी क्रांति जगाइए और पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। दोबारा आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में पहला रीजन क्या था? लेकिन रीजन भी तो होता है। रिवॉल्यूशन ऐसा ना हो जाता है कि आपके मन में आया आज चाय की टपरी बैठे हुए हैं, चलिए रिवॉल्यूशन करते हैं, आज मजा आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। रिवॉल्यूशन आपको जब एक दिल के अंदर तड़पन होती है, कोई आपको कंप्रेस कर रहा होता है, तब एक रिवॉल्यूशन होता है। तो ऐसा ही हुआ था। रीजन क्या था? जैसे लिखा है, लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल टैक्स इंक्रीज करने के लिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टैक्स जो था वो कौन देते थे? थर्ड स्टेट। तो 1789 के अंदर लुई 16 जो था वहां का जो राजा था, उसने एक असेंबली बुलाई स्टेट की टैक्स को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, और असेंबली की रिप्रेजेंटेशन देखिए, आप चौंक जाएंगे, आपको हंसी भी आएगी। रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था? फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी जिसके अंदर 300 मेंबर ईच थे, मतलब 300 इसके 300 इसके। और थर्ड स्टेट के अंदर 600 लोग थे, मतलब कुछ 1200 लोग के आसपास थे जो एक असेंबली के अंदर जो थे वो इकट्ठा थे। और असेंबली के अंदर इकट्ठा थे, इन दोनों को एक राजा के इस साइड बैठे, एक राजा के इस साइड बैठे थे आमने सामने। और थर्ड स्टेट जो था वो राजा के पीछे की तरफ खड़ा हुआ था, मतलब उनको बैठने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, वुमेन पीजेंट्स एंड आर्टिसंस को अलाउड ही नहीं था असेंबली के अंदर घुसना भी। तो ये आप बाद में पढ़ेंगे कि ये कितना बड़ा फैक्टर बना था इस रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक का। वुमेन्स को अंदर घुसने नहीं दिया, पीजेंट्स को अंदर घुसने नहीं दिया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट हैव वोटिंग राइट्स। तो पहले और सेकेंड स्टेट को ना वोटिंग राइट्स थे, लेकिन थर्ड स्टेट को नहीं था। मतलब एक तो हम टैक्स भी दें और हमको वोटिंग राइट्स भी नहीं है, और ये टैक्स देते नहीं है और हमारा जो हम करते हैं उसके बैठ के खा रहे हैं, इनको वोटिंग राइट्स हैं। क्यों भाई? इन्होंने ऐसे क्या कर दिए? इन्होंने ऐसे कौन से गुल खिला दिए कि इनको वोटिंग राइट्स भी हैं, इनको बैठ के खिला भी रहे हो और सारा बर्डन हमारे पे डल रहा है। तो इन्होंने क्या करा, थर्ड स्टेट ने ना डिमांड ऑफ वोटिंग राइट्स, इन्होंने डिमांड करी वोटिंग राइट्स कि हमको वोटिंग राइट्स चाहिए, हमको भी वोट डालना है। तो मना कर दिया किंग ने, डिनाई कर दिया। भाई पावर थी, मना कर दिया, नहीं करता, क्या कर सकते हो, कर लो। थर्ड स्टेट बाहर चला गया उठ के कि हम नहीं करते जी, वॉकआउट कर दिया। जैसे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर होता है ना वॉकआउट मोशन, वॉकआउट कर दिया, हम नहीं करते, हमको बैठना ही नहीं यहाँ पे। तो 20 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 जून को टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट देखा आपने? उसमें ना ओथ ली थी इन लोगों ने, थर्ड स्टेट वालों ने। थर्ड स्टेट असेंबल्ड एट ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। फ्रांस के अंदर जगह है वर्सेल्स, इसके ग्राउंड में लोग जमा हुए थे। टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आपसे टीचर पूछ सकता है कि जब थर्ड स्टेट वॉकआउट कर गया था, जब किंग ने मना कर दिया, तो ये लोग इन लोगों का अगला स्टेप क्या था? तो ये लोग जो थे वो टेनिस कोर्ट में गए, वहां पर इन लोगों ने ओथ ली। ठीक है,
इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं। इन्होंने कहा कि हम शपथ लेते हैं कि वोट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। कॉन्स्टिट्यूशन, ओ रियली? कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सुना सुना शब्द लग रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डेमोक्रेसी? जी नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ना काफ़ी जगह ड्राइव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर ही हो, काफ़ी जगह हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर के किस तरीके से रूल्स एंड लॉज चलेंगे एक देश के अंदर। तो विंटर्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड। अच्छा, विंटर्स ने क्या करा, उसके बाद सर्दी आ गई, इन लोगों ने वो तो कर दिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए। उसके बाद क्या हुआ, विंटर्स आई, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, प्राइस क्या, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड। अच्छा, वीट वगैरह से ब्रेड वगैरह बनती है, मैदे से ब्रेड बनती है, तो क्या हुआ, बेसिक जो इन्वेंटरी थी ना ब्रेड, तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई फ्रांस के अंदर। अच्छा, ब्रेड के ना प्राइस बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब एक मिडिल क्लास बंदा ले नहीं सकता, इतने बढ़ गए क्योंकि कमाई थी नहीं इतनी और प्राइस ज़्यादा बढ़ गए। इन्होंने क्या करा, जो शॉपकीपर से, इन्होंने ना स्टार्ट कर दी होर्डिंग, मतलब इन्होंने जमाखोरी स्टार्ट कर दी ब्रेड की, कि जमा कर लेंगे, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना फिर बेचेंगे प्रॉफिट के उसमें। तो ये प्रॉफिट मेकिंग हो रही थी यहाँ पे। अब क्या होगा, जब इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो मिडिल क्लास का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, मिडिल क्लास बोलता है साला हम अच्छे हैं, मतलब टैक्स भी हम ही दें और सफ़र भी हम ही कर रहे हैं, ऊपर के दोनों बैठ के खा रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जस्ट इस इंसिडेंट के बाद, मतलब ये होर्डिंग स्टार्ट हुई, तो किंग ने क्या देखा कि हमारे जो राज्य है उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ रही है। तो उसने क्या करा, किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पैरिस, जुलाई 14। अच्छा, किंग ने ऑर्डर करा कि ट्रूप्स को पेरिस के अंदर जाओ और इन लोगों को जो है खदेड़ के ले आओ। ठीक है, और जुलाई 14 को क्या हुआ कि क्राउड स्ट्रॉम्ड एंड डिस्ट्रॉय बेस्टिल, पैलेस ऑफ बेस्टिल बोलते थे। क्राउड घुस गया, इतनी बड़ी क्षति पहुंची उस पैलेस को कि वो पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया। जुलाई 14 को अलग कार्यक्रम हुआ था। तो आपको डेट याद नहीं रखनी है, आपको खाली इंसिडेंट्स याद रखने हैं कि इसी तरीके से ये एक क्रोनोलॉजी में चीज़ें चल रही थी, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हो शहर की बात कि शहर में ये हो रहा है, लेकिन रिवॉल्यूशन की स्टार्ट जो होती है ना, वो होती है कंट्री साइड से, मतलब गांव से। तो गांव में क्या हुआ, र्यूमर्स फैल गए गांव के अंदर। गांव के लोगों की आदत क्या होती है कि एक उधर से आवाज आई, अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो दूसरा बंदा बिलीव कर लेता है, बड़ी जल्दी बिलीव कर लेता है बिना किसी सबूत के, क्योंकि विश्वास करते दूसरे पे। तो क्या हुआ, रूमर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज ये फैल गई कि लॉर्ड्स ऑफ मैनोर अपने रास्ते पे हैं, उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, तो बच सकते हो तो बच लो। तो फियर के कारण, ड्यू टू फियर, पीजेंट्स अटैक्ड कैसल ऑफ नोबल्स, होर्डेड ग्रेन्स, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा मौका होता है, ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जला देते हैं। अब पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे डिजिटलाइजेशन तो थी नहीं, मतलब फोन में रिकॉर्ड तो होते नहीं थे। पहले के टाइम पे क्या होता था, एक पे लिख दिया कि ये हमने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं और ये इस तरीके से है, अब ये हमको इतने साल में दे देगा, उन्होंने वही जला दिए रिकॉर्ड सारे। तो इस टाइम पे लोगों ने ये भी करा था। उसके बाद क्या हुआ था, लुई 16 ने प्रेशर में आके, क्योंकि इतना अमेंस अमाउंट ऑफ जो लोग हैं वो चीज़ें कर रहे थे देश के अंदर, और हर जगह जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज हो रही थी, लोगों को संभालना मुश्किल था, और पॉपुलेशन इतनी थी कि 90% पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं कितनी हो गई 90% पॉपुलेशन, मतलब एक मेजर क्या, मतलब टोटल पॉपुलेशन ही प्रोटेस्ट कर रही है मोनार्क के खिलाफ। लुई 16 ने प्रेशर में आके बोला कि हम आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेशनल असेंबली हम आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल दिया लुई 16 ने। अगस्त 4, 1789 को क्या हुआ, फ्रांस पास लॉ फॉर एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, मेंबर्स ऑफ क्लोर्गी फोर्स टू गिव अप प्रिविलेजेस, और जो तिथीस थी, जो 1/10 जो मैंने आपको पढ़ाया था, 1/10 जो प्रोड्यूस होता था, जो इनको मिलता था एज अ तिथीस और टैक्स बोलते थे, वो भी अबॉलिश कर दिया गया। जो क्लर्गी जो है उनको प्रिविलेजेस मना कर दिए गए देने से। और जो फ्रांस ने है, फ्रांस पास्ड लॉ फॉर एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, मतलब फ्यूडल सिस्टम को जो है वो एबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पे 3 टर्म है, आपको समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पे जो है पूरा जो आपके ना गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं वो चलते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है एक देश को गवर्न करने का, उस पर चलता है। मोनार्की, यहाँ पर किंग का रूल होता है। डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, पीपल्स गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, आप पढ़ेंगे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है। हेड ऑफ द पीपल क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, और हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, दैट इज मोनार्क। मतलब आप यूके देखा आपने, यूके में क्या होता है, जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है यूके में, और वहाँ पे यूके में जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोरिस जॉनसन है, और जो वहाँ पे रानी है एलिजाबेथ, वो वहाँ की मोनार्क है।
तो इस तरीके से डबल वहाँ पे सिस्टम चलता है। अगला आता है हमारे पास फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। मैंने आपको पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया फ्रांस, मतलब राजा भी रहेगा किसी हद तक, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क डिजाइन होगा जिसके हिसाब से लॉज एंड रूल्स चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी तरीके से भी किसी से टैक्स ले लेगा और मिडिल क्लास को सताएगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट क्या कब हुआ, 1791 के अंदर हुआ, टू लिमिट पावर्स ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए ना एक नया सिस्टम लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गया, जैसे कि यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने करा था इंडिया के अंदर। तो और हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट है 1935, उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है ना। आज भी पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में कि 1935 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऐसे ही नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट 1791 में क्या था कि मोनार्की के पावर को लिमिट करना है और सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। न्याय ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, और ये एग्जीक्यूटिव आ गया आपका प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, इस तरीके से, और जुडिशरी मतलब न्याय। तो ये 3 तरीके से सेपरेट होनी चाहिए। अगला फ्रांस, उस टाइम पे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था कैसा, आप ना देख के हैरान हो जाएंगे कि 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस के अंदर इतने लिबरल थॉट्स, मतलब इंडिया के अंदर तो अभी भी लिबरल थॉट्स की कमी है, यहाँ पे तो उस टाइम पे आ गए थे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब इंसानों के राइट्स भी होंगे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ इज सेम फॉर ऑल, इक्वालिटी। वाओ, मतलब राइट टू लाइफ, पहले तो ये देख लीजिए राइट टू लाइफ, मतलब यहाँ पे आर्टिकल 21 इंडिया के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1) क्लॉज है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना ये पोर्शन है ये वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर आप पढ़ लेंगे ना इसको, मतलब अगर आप पेपर में इस तरीके से इसको फ्रेम करके आएंगे ना, टीचर ना इंप्रेस होकर आपको ना पप्पी दे देगा, ठीक है, कि भैया ये जो बंदा है ना जिसने लिखा है इसको बुलाओ पहले, तो इसके बड़े लिबरल थॉट है, ये पढ़ के आया है। तो आपको अगर कभी भी दिक्कत हो ना, आप ये शीट खोलिए, आप गुरुकुल क्लासेस की वाली ये स्लाइड खोलिए, आप इतना पढ़ लीजिए, पेपर में लिख के आएंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, फुल मार्क्स, क्योंकि इसमें सब कुछ एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। अब अगला क्या हुआ, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की बिकम्स रिपब्लिक। फ्रांस ने मोनार्की जो है ना अबॉलिश कर दी। अब भाई मोनार्की अबॉलिश कर दी तो मोनार्क तो जो लुई 16 था, तो फिर उसको हटा दिया गया क्या, नहीं, और रिपब्लिक बन गया। मतलब जो है पब्लिक के हिसाब से अब चीजें चलेंगी, यहाँ पे मोनार्क के हिसाब से नहीं चलेंगी। मोनार्क जो चाहेगा ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद पत्थर की लकीर हो गई, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। लुई 16 जो था ना उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया, लेकिन क्या करे, ये बंदा बड़ा शाना था, ठीक है, ये लोगों को समझता था हेड़े लोग हेड़े, ठीक है। इसने क्या करा, इसने सीक्रेट नेगोशिएशन करा किसके साथ, किंग ऑफ प्रशिया के साथ। प्रशिया पास में था, इसने साथ कर लिया नेगोशिएशन सीक्रेट कि भैया मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, तुम अब क्या करना, तुम अपनी सेना लेके आना और यहाँ कर देना हमला, यहाँ पे लोगों को कर देना इनका नरसंहार, ठीक है। नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो वरिड अबाउट फ्रांस। अब भाई एक जगह पे इतने लिबरल तरीके से लोग प्रोटेस्ट और रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो आसपास के देशों की तो हिलेगी ना, वो भी तो देखेंगे कि भाई हमारी भी तो सत्ता खतरे में है। तो यही हुआ था। नेशनल असेंबली 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया। भैया जिससे पहले ये आते ना फ्रांस के अंदर, इससे पहले लोग चले गए वहाँ, मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के राजा वाजा को मारने के लिए, बताओ। मतलब इतना ज़्यादा जो था ना प्रोएक्टिव लोग थे उस टाइम पे कि आप समझ सकते हैं इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था ना, उस टाइप की क्रांति हो रही थी यहाँ पे। तो आप लगा लीजिए कितना प्रेशर था और कितना ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच थी यहाँ पे लोगों की। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन होता क्या ना इस टाइम पे लोग फायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म कर लेते हैं। मतलब पॉलिटिकल क्लब्स एक ही विचारधारा के कुछ 100, 200, 400, 1000 लोग इकट्ठे हो गए, एक क्लब बना लिया, उसको कोई नाम दे दिया। ऐसे फ्रांस के अंदर हुआ था, एक क्लब था इसको बोलते थे जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स क्लब बना। इसके अंदर कौन कौन थे मेजरली, शॉपकीपर्स, आर्टिसंस एंड सर्वेंट्स। मैंने आपको कहा था पहले ही क्लास में कि जो हमने पहले 3 जो स्टेट पढ़े थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, शॉपकीपर्स, आर्टिसन, सर्वेंट्स। ये कौन से स्टेट में आते हैं, ये आते हैं 3rd स्टेट में, ठीक है। इनका लीडर कौन था, जैकोबिन्स का लीडर था इनका मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ये इनका लीडर था जैकोबिन्स क्लब का।
अब क्या हुआ, 1792 के अंदर ना जैकोबिन ने रिवोल्ट शुरू करा, क्योंकि इनको क्या लगता था, इनको लगता क्या था उस टाइम पे हो भी रहा था, सप्लाईज जो है ना चीज़ों की वो शॉर्ट हो गई, प्राइस के फूड के प्राइस बढ़ गए। इन्होंने करा रिवोल्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे। इन्होंने ना स्टॉर्म्ड कर, मतलब पैलेस ऑफ ट्यूरिलीज था वहाँ पे, उसको अंदर घुस के उसको ध्वस्त कर दिया, किंग के गार्ड्स को मार दिया, किंग को बना लिया होस्टेज, और लेटर उसको रिलीज भी कर दिया। रिलीज तो खैर टर्म्स पे करा था, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना पढ़ लीजिए कि इन्होंने करा क्या था। इन्होंने ना अंदर घुस के ट्यूलरीज एक पैलेस था, उसको अंदर जाके उसको कर दिया ध्वस्त, गार्ड को कर दिया मार, मतलब राजा के गार्ड्स को मार दिया, किंग को बना दिया होस्टेज। इस तरीके से हुआ। और 21 सितंबर 1792 के अंदर एबॉलिश मोनार्की, डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। भाई साहब ये बहुत बड़ा एक जो था ना, एक स्टेप था, मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। मतलब क्या, किंग गया, हाँ किंग गया, लुइस 16 को मार दिया गया, लुइस 16 को सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट। और थोड़े दिनों बाद उसकी जो वाइफ थी ना, ये बड़ी क्रूअल वाइफ थी इसकी, मैरी एंटोने, इसको भी मार दिया गया बाद में। भाई ये भी गया और जी भी गया, मतलब मोनार्की खत्म फ्रांस के अंदर। लेकिन जब आप मोनार्की खत्म करते हो ना, जब आप एक चीज़ की फंडामेंटल खत्म करते हो, तो आपको ना एक ना चीज़ की और नींव रखनी पड़ती है, वरना क्या होता है ना, एट्रोसिटी फैलती है एक स्टेट के अंदर। वही हुआ था, रीजन ऑफ टेरर फैल गया। मतलब 1793 से 1794 के अंदर ना फ्रांस, जब ये दोनों मर गए, इसके बाद एक टेरर, मतलब आतंक का एक ना माहौल सा बन गया फ्रांस के अंदर। रॉबर्ट्सपियर जो था, जैकोबिन क्लब्स का जो हेड था, उसने फॉलोड पॉलिसी ऑफ सिविल कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब इसने ऐसी पॉलिसीज निकाली कि जो भी कार्यक्रम कुकर्म करेगा, कोई भी हो, उसका एनिमी हो, एक्स नोबल्स हो, क्लर्की हो, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनको मिलेगा दंड। और दंड कैसा, अरेस्ट कर दिए जाओगे, इम्प्रिजन कर दिए जाओगे, गुलेटाइन मतलब गला काट दिया जाएगा। तो गुलेटाइन मतलब क्या होता है, देखिए दो ना ऐसे पिलर होते हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है, इनके बीच में रखा होता है ब्लेड, ठीक है, यहाँ पे रखा होता है आपका सर, और इसको करते हैं रिलीज नीचे की तरफ, तो आपका सर यहाँ पे अलग, ये इस तरीके से होता है। उसके बाद क्या हुआ, वुमेन रिवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही कि वुमेन्स को ना अंदर घुसने नहीं दिया था, कि भाई दिल पे ले गई वुमेन्स, बड़ी जल्दी बात दिल पे ले जाती है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसा हर कोई होता है, थोड़ा सा वुमेन में ज़्यादा होता है, वो थोड़ा ना ईगो पे ले जाती हैं। तो उन्होंने क्या करा, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रिवॉल्यूशन की, मोस्ट वुमेन फ्रॉम थर्ड स्टेट, ठीक है, डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन में एक्सेस ही नहीं था। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिमांड रखी वोट की, राइट टू वोट की डिमांड, भैया हमको राइट टू वोट चाहिए, वरना हम कर देंगे यहाँ पे बड़ा रिवॉल्यूशन, ठीक है, आप हमको डिमांड राइट दीजिए वोट का, वरना आप परिणाम देखिए। भाई उस टाइम की रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी हिली, उसने क्या करा, उसने इनके स्टेट स्कूल बनवाए, उनको बोला कि आपकी मैरिज के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कोर्ट, डिवोर्स मेड लीगल, और आखिरी में वोट टू राइट, वुमेन्स को वोट टू राइट मिल ही गया। ये था वुमेन रिवॉल्यूशन। मतलब ये वुमेन रिवॉल्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा और रिवॉल्यूशन के अंदर एक क्रांति ऐसी जगाई कि मतलब आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर चल रही थी वुमेन भी उस टाइम पे, कि अगर जितने आदमी है ना उतने ही हमें कैपेबल। उसके बाद क्या हुआ, स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई। मतलब किस तरीके से करेंगे वो देखिए, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड अफ्रीकन कोस्ट ब्रॉड स्लेव्स, ये लोग ना अफ्रीकन कोस्ट गए, वहां से स्लेव्स ले आए। क्या हुआ कि अब ले आते हैं मारपीट क्या कि चलो हमारे साथ, वहां पे लोगों को काम तो नहीं, तो वहां से स्लेव्स ले आए कि हम तुमको काम धंधा देंगे, तुमको पैसा मिलेगा। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होने लग गई, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करने लग गए लोगों को। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, शुगर केन, कॉफी एंड इंडिगो। लेकिन जैकोबिन्स ने ना स्लेवरी को कर दिया अबॉलिश 1794 के अंदर। उनको पसंद नहीं आई कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, ह्यूमन राइट्स होते हैं कुछ, आप ऐसे किसी को स्लेव नहीं बना सकते। तो दिस इज आवर पार्ट सेकंड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने कहा था थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल नहीं 5-6 टॉपिक्स थे जो कि कवर करने बहुत ज़रूरी थे। और जो आप देख रहे हैं पार्ट 3 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप ये 2 चैप्टर रिवाइज कीजिए, तो पार्ट रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में हम आएंगे तो हम इस पार्ट को लेकर आएंगे और ये हमारा आखिरी पार्ट होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप ये लगा लीजिए आप बन गए विद्वान फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर।